प्राचीन भारत में वर्ण एवं जाति व्यवस्था की अवधारणा। आज का हमारा विषय यही है। वर्ण व्यवस्था पर हम यहाँ बात करेंगे किस तरह से प्राचीन भारत में वर्ण एवं जाति व्यवस्था की नींव रखी गई, किस तरह से इसकी उत्पत्ति और विकास हुआ। इसका ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन यहाँ पे किया जाएगा। इसे पढ़ने से पहले थोड़ी हम चर्चा करें कुछ प्रश्नों को लेकर। एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास का महत्व बताइए, या इसे स्पष्ट करिए। वर्णाश्रम व्यवस्था भारतीय समाज का प्रमुख आधार रही है, इसकी विवेचना कीजिए। या फिर प्राचीन भारत में जाति प्रथा की उत्पत्ति और विकास का वर्णन कीजिए। इस तरह से एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो वर्ण व्यवस्था क्या है, इसका क्या अर्थ है, इन सभी का अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। प्राचीन भारत में सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए और जाति के स्वरूप को समझने के लिए हमें प्राचीन इतिहास में जाना होगा। वर्ण और जाति मूलतः एक सिक्के के ही दो पहलू हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वर्ण व्यवस्था का विकसित स्वरूप जाति प्रथा के रूप में दिखाई देता है। ये व्यवस्था वर्णाश्रम धर्म के रूप में लुप्ती हुई। इसका उद्देश्य समाज को अनावश्यक प्रतिस्पर्धा से बचाना था। इस व्यवस्था से सामाजिक कर्तव्यों तथा वृत्तियों के विभाजन द्वारा एक व्यवस्थित समाज की स्थापना करना था। समाज में सेवा भावना का विचार इसके परिणाम स्वरूप ही स्थापित हुआ। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार कार्य को अपनाकर समाज एवं देश की सेवा में अपना योगदान दे सके, इसके लिए वर्ण व्यवस्था की नींव रखी गई। यह प्रारंभ में कर्म एवं श्रम पर आधारित था, परंतु शनै शनै समय के अनुसार ये जटिल होता गया और यह जन्म पर आधारित हो गया। इसके स्वरूप में परिवर्तन जो देखने को मिला, इसके पीछे अनेक कारण थे। और ये कारण क्या थे, किस तरह से वर्ण व्यवस्था का स्वरूप जाति प्रथा में तब्दील हुआ, इन सभी की चर्चा आज हम इस अध्याय में करेंगे। इसे पढ़ने से पहले सर्वप्रथम हम देखेंगे कि वर्ण का अर्थ क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो वर्ण दो अर्थों से बना है। इसका प्रथम अर्थ रंग से लिया जाता है और दूसरा इसका तात्पर्य है वर्ण करना या चुनना। इतिहासकार वामन शिवरमन, जिनकी संस्कृत और हिंदी व्याकरण रचना में वर्ण शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया है, इसका तात्पर्य रंग, सुंदरता, जाति, कुल, नस्ल आदि विविध रूपों से है। कालिदास ने भी अपनी रचनाओं में दूत और रघुवंश में वर्ण का संबंध रंग, जाति, कुल, कबीले, श्रेणी आदि से किया है। वेदों की यदि चर्चा हम यहाँ पे करें तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का विचार सामने आता है। वेदों में सर्वप्रथम ऋग्वेद में हम देखते हैं कि वर्णों की उत्पत्ति से संबंधित जानकारी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मिलती है। और वेदों में ही विशेष रूप से ऋग्वेद में वर्ण का संबंध रंग से बताया गया है और इसे आर्य और अनार्य लोगों से जोड़ा गया है, जबकि धर्मशास्त्रों में वर्ण को सामाजिक श्रेणी से जोड़ा गया है। इतिहासकार और धर्मशास्त्री पी.वी. काने, जिन्होंने अपनी धर्मशास्त्र की रचना में वर्णों के संबंध में ये जानकारी दी कि वर्ण व्यवस्था या वृत्ति के वर्ण या चुनाव से संबंधित है, जिसे तीनों वर्णों के कर्तव्यों से निर्धारित किया गया है। इतिहासकार डॉक्टर घुरी ने वर्ण का अर्थ आर्य व अनार्य को पृथक करने के लिए रंग से जोड़ा। हट्टन ने अपने विचार प्रकट करते हुए बताया कि हिंदू समाज में रंगों के आधार पर 4 वर्णों में इस वर्ण व्यवस्था को विभाजित किया गया। ब्राह्मण श्वेत रंग से, क्षत्रिय लाल रंग से, वैश्य
पीले रंग से और शूद्र को श्याम रंग से संबंधित बताया। दूसरे दृष्टिकोण से यदि हम विचार करें तो समाज में अपनी योग्यता व कुशलता के आधार पर व्यवसाय चुनने वाले व्यक्तियों का समूह वर्ण तथा व्यवसाय के आधार पर विशेष वर्णों का विभाजन ही वर्ण व्यवस्था है। इस तरह से हम देखते हैं कि कार्य विभाजन के आधार पर, श्रम विभाजन के आधार पर प्रारंभ में समाज में वर्ण व्यवस्था की आधारशिला रखी गई, जिसका उद्देश्य ये था कि समाज में व्यवस्था बनी रहे, समाज में बिना किसी संघर्ष के, प्रतिस्पर्धा के सभी लोग अपने अपने व्यवसाय का कार्य करें और उसमें दक्ष होकर वो सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। भारतीय संस्कृति में सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, यह एक विचारणीय प्रश्न है। यदि हम देखें तो प्राचीन भारत में सामाजिक जीवन में वर्णों की जानकारी सर्वप्रथम हमें वैदिक युग में दिखाई देती है। ऋग्वेद के 9 मंडलों तक किसी भी वर्ण की जानकारी हमें नहीं मिलती। इसका 10वां मंडल जो बहुत बाद में जोड़ा गया, इसके पुरुष सूक्त से हमें विराट पुरुष के माध्यम से, उसके शारीरिक अंगों के माध्यम से हमें वर्णों की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में ये बताया गया कि किस तरह से विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति, उसकी जांघों से वैश्य की उत्पत्ति और उसके पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इसी तरह महाभारत में भी यह कहा गया कि वर्णों की उत्पत्ति में सर्वप्रथम ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण से ही, चूँकि कुछ लोग क्रोधी और लोभी थे, उन्हीं में से क्षत्रिय निकले और चूँकि कार्य व्यवस्था को चलाने के लिए, आर्थिक जीवन को चलाने के लिए एक अन्य वर्ण की आवश्यकता हुई, इसलिए वैश्य वर्ण निकल कर आया और इन तीनों वर्णों की सेवा के लिए शूद्रों की उत्पत्ति मानी गई। इसी तरह वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग विचार प्रचलित हैं। मनुस्मृति का जो प्रथम अध्याय है, उसके 5वें श्लोक में भी ये कहा गया है कि ब्रह्मा से इन वर्णों की उत्पत्ति हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति में विराट पुरुष या ब्रह्मा को एक शारीरिक व्यक्ति माना गया और उसके विविध अंगों से इन चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई। तो यह स्पष्ट करता है कि शारीरिक संरचना के माध्यम से 4 वर्णों की जो उत्पत्ति हुई है, यह सामाजिक एकता का प्रतीक है, जिसमें चारों वर्ण मिलकर आपस में एकजुट होकर कार्य करते हैं। उपनिषदों से भी हमें ये जानकारी मिलती है कि वर्णों की उत्पत्ति सामाजिक व्यवस्था के संचालन के लिए की गई। चूँकि धर्मशास्त्र और स्मृति ग्रंथ भी हमें वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की जानकारी प्रदान करते हैं, तो इन वर्णों की उत्पत्ति किस तरह से हुई उसे थोड़ा सा हम विस्तार से देखें। प्रारंभ में हम देखें तो वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता में सर्वप्रथम हमें इन चारों वर्णों की अस्तित्व को देखने का मौका मिला। आर्य जो भारत में एक विजेता के रूप में स्वयं को स्थापित करते हैं और यहाँ रहने वाली जाति जो अनार्य या द्राविड़ कहलाई, ये आर्यों से पराजित थे। आर्य जो कि शासक थे, द्राविड़ लोगों पर इन्होंने अपना शासन स्थापित किया था, तो विजेता होने और शासक होने से ये स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। और यहाँ के पराजित लोग, जिन्हें इन्होंने अनार्य कहकर संबोधित किया, इन्हें दस्यु या दास कहा। चूँकि विजेता होने, शासक होने से इनका विजित और शासित लोगों पर शासन करने का पूर्ण अधिकार हुआ। आर्य चूँकि गौर वर्ण के थे और वर्ण का संबंध हमने रंग से माना है, और अनार्य चूँकि श्याम वर्ण के थे, इसलिए ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे।
दूसरे दृष्टिकोण से यदि हम विचार करें तो आर्य शारीरिक दृष्टि से बलवान थे, हष्टपुष्ट थे, जबकि अनार्य आर्य से पराजित हो चुके थे और ये उनसे निर्बल थे। धार्मिक और रक्त की शुद्धता की दृष्टि से यदि हम देखें तो आर्य स्वयं को अनार्यों से श्रेष्ठ मानते थे। और इन सभी कारणों से हम देखें तो समाज का वर्गीकरण वर्ण व्यवस्था के आधार पर प्रारंभ में समाज को आर्य और अनार्य इन दो वर्गों में विभक्त करके देखता है। यहीं से वर्ण व्यवस्था की नींव शुरू हुई। आर्य चूँकि सामाजिक प्राणी भी थे, विजेता थे, युद्ध करना, शासन करना इनका कार्य था और इन्हें अभी तक किसी सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। परंतु भारत में अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करने के बाद और अपने सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन को बनाए रखने के लिए इन्हें एक ऐसे वर्ण की आवश्यकता पड़ी जो इनके सारे कार्यों को पूरा कर सके। सर्वप्रथम इन्हें एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता थी जो मंत्रों की रचना कर सके, अध्ययन अध्यापन का कार्य कर सके, यज्ञ कर सके। तो ऐसे कार्य के लिए उन्होंने अपने में से ही ब्राह्मण वर्ण की व्यवस्था करी। चूँकि आर्य शासक थे, प्रशासन चलाते थे, आक्रांता थे, युद्ध में विश्वास करते थे, इसलिए उन्हें एक ऐसे वर्ग की भी आवश्यकता पड़ी जो प्रशासनिक कार्यों को, शासन संचालन के कार्यों को और सुरक्षा व्यवस्था को संभाल सके। इसके लिए क्षत्रिय वर्ण का सृजन किया गया। इसके पश्चात आर्यों को एक ऐसे वर्ण की आवश्यकता महसूस हुई जो जीविकोपार्जन का कार्य कर सके, वाणिज्य व्यवसाय, कृषि पशुपालन का कार्य कर सके और इसके लिए उन्होंने वैश्य वर्ण का सृजन किया। इस तरह से हम देखें तो आर्यों ने स्वयं में से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों की उत्पत्ति की। चूँकि इन तीनों को ही द्विज कहा गया और द्विज का शाब्दिक अर्थ है दूसरा जन्म। अंत में जो व्यक्ति शेष रह गए, जो पराजित थे, शासित थे, उन्हें उन्होंने दस्यु या दास कहकर संबोधित किया और इसे उन्होंने समाज के चौथे पायदान शूद्र वर्ण में रखा। चूँकि वर्ण व्यवस्था का स्वरूप यदि हम देखें तो प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था, ऋग्वैदिक युग की हम बात कर रहे हैं जब वर्ण व्यवस्था की नींव रखी ही गई थी। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म और श्रम पर आधारित थी। सभी व्यक्ति किसी भी वर्ण के कार्य को अपना सकते थे, किसी भी वर्ण का व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता था। एक उदाहरण के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं कि ऋग्वेद में एक व्यक्ति कहता है कि मैं मंत्र निर्माता हूँ और मेरी माता पत्थर के चक्की से अनाज पीसने वाली है। इसी तरह ऋग्वेद में एक उदाहरण और दिया गया है देवापी और शांतनु नामक दो भाइयों का। देवापी पुरोहित वर्ग का कार्य करते हैं और शांतनु क्षत्रिय वर्ण का कार्य करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं ऋग्वैदिक युग के प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था लचीली थी, नरम थी। कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण के व्यवसाय को अपना सकता था और कार्य कर सकता था। ये व्यवस्था निरंतर चलती रही, परंतु आने वाले समय में वर्ण व्यवस्था का स्वरूप धीरे धीरे कठोर होता गया। उत्तर वैदिक युग में यदि हम देखें तो इसके अंतिम चरणों में वर्ण व्यवस्था कर्म के स्थान पर जन्म पर आधारित होने लगी। अब वर्ण जन्मज कहलाने लगे। चूँकि ये कठोर हो गई, जटिल हो गई, जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेता था वह उसी वर्ण का व्यवसाय कर सकता था। इस व्यवस्था को आने वाले समय में अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों से और भी जटिलता मिली। चूँकि भारत में विदेशी जातियाँ आ रही थी, उन्होंने विदेशियों ने भारत में आकर यहाँ के स्थानीय लोगों से विवाह करके जो संतान उत्पन्न करी, उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई उनसे एक नई पीढ़ी निकल कर आई जिसे वर्ण संकर जातियों या पंचम वर्ण के रूप में संबोधित किया गया। जैन और बौद्ध धर्म के समय की बात यदि हम करें तो इस युग में वर्ण व्यवस्था का नया स्वरूप हमें दिखाई देता है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह को यदि हम समझें
तो उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री अनुलोम विवाह कहलाती हैं, और निम्न वर्ण का पुरुष और उच्च वर्ण की स्त्री ये प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है। तो इस तरह से हम देखें, इन विवाहों से भी जो संतानें उत्पन्न हुई उन्हें हमने वर्ण संकर जातियों में बांटा। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के पश्चात हम देखते हैं कि इस वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों ने, विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। परंपरागत सिद्धांत की यदि हम बात करें तो इसमें यही कहा गया है कि विराट पुरुष के विविध अंगों से इनकी उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों विराट पुरुष के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। रंग का सिद्धांत यदि हम माने तो आर्य गौर वर्ण के थे, अनार्य श्याम वर्ण के थे, काले रंग के थे, और इस रंग के सिद्धांत पर ही स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उन्होंने सामाजिक विभाजन किया। श्रम विभाजन के आधार पर यदि हम देखें तो ये सिद्धांत भी बहुत लोकप्रिय हुआ कि जो व्यक्ति जिस श्रम को, जिस कार्य को अपनाता था उसी में वो अपने वर्ण को रख सकता था। गुणों का सिद्धांत यदि हम देखें तो ये भी लोकप्रिय हुआ। ब्राह्मण चूँकि अपने सत्वगुण के कारण सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, समाज में उसका सर्वोपरि स्थान था। इसका कार्य अध्ययन अध्यापन करना, यज्ञ करना, मंत्रों की रचना करना, युद्ध के समय देवी देवताओं का आह्वान करना और दान दक्षिणा ग्रहण करना, ये सभी कार्य ब्राह्मण वर्ण के होते थे। इनके कुछ विशेषाधिकार भी होते थे, और विशेषाधिकार ये थे कि ब्राह्मणों को किसी भी तरह का दंड नहीं दिया जाता था। इनको हर तरह के दंड से, जुर्माने से मुक्त रखा गया था। क्षत्रियों की बात यदि हम करें तो रजोगुण के कारण क्षत्रियों को समाज में दूसरे पायदान पे रखा गया, और चूँकि यज्ञ करना, शासन करना, प्रशासनिक व्यवस्था को चलाना, सुरक्षा व्यवस्था के कार्य करना, दान दक्षिणा देना, ये सभी क्षत्रिय वर्ण का कार्य था। इसलिए ब्राह्मण वर्ण के पश्चात क्षत्रिय दूसरे महत्वपूर्ण स्थान पर आते थे। इन दोनों वर्णों के पश्चात जो तीसरा वर्ण था वैश्य, तमो मिश्रित रजोगुण प्रधान था, और चूंकि इन तीनों वर्णों को द्विज कहकर संबोधित किया गया था तो इनका विभाजन जो यज्ञोपवीत धारण करते थे इसके आधार पर स्पष्ट देखा जा सकता है। ब्राह्मण को सूत का यज्ञोपवीत धारण करना होता था, क्षत्रिय सन का, और वैश्य ऊन का यज्ञोपवीत धारण करता था। प्रत्येक का ये जो संस्कार होता था वो ऋतुओं के अनुसार अलग अलग समय किया जाता था। इस तरह से गुणों का ये सिद्धांत भी वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का प्रमुख आधार बना। चूँकि चातुर्वर्णीय व्यवस्था संचालन हेतु हमारे धर्म शास्त्रों में प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य, अधिकार, नियम, उपनियम, निषेध, विधि विधान आदि प्रतिपादित किए गए हैं। प्रत्येक वर्ण को अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना होता था। शूद्र वर्ण को अपने से ऊपर इन तीनों वर्णों की सेवा शुश्रूषा बिना किसी स्वार्थ के करनी होती थी। समाज में आने वाले समय में जब अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से वर्ण संकर जातियाँ विकसित हुई, समाज में पंचम वर्ण दिखाई देने लगा, उस समय शूद्रों की स्थिति और भी शोचनीय हो गई। चूँकि प्रारंभ में शूद्र समाज का एक प्रमुख आधार था, परंतु आने वाले समय में जब जन्म पर यह व्यवस्था आधारित हो गई तो शूद्र को हेय दृष्टि से देखा जाता था। जैसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि अनुलोम विवाह का एक उदाहरण है जिसमें ब्राह्मण वर्ण का पुरुष है और शूद्र वर्ण की स्त्री है। इससे जो संतान उत्पन्न होगी वो निषाद होगी। और इसका विपरीत यदि हम देखें प्रतिलोम विवाह का, तो इसमें उच्च वर्ण की स्त्री है, ब्राह्मण वर्ण की स्त्री है और निम्न वर्ण का पुरुष है, अर्थात शूद्र वर्ण का पुरुष है, और इससे जो संतान उत्पन्न होगी वो चांडाल होगी। चांडाल और निषाद लोग गुप्त युग की यदि हम बात करें तो एक एग्जाम्पल आप लोगों को मैं देना चाहूँगी कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय का फाहियान ने वर्णन किया है सामाजिक जीवन का, जिसमें ये कहते हैं कि चांडाल लोग जब राजधानी में प्रवेश करते थे
तो अपनी लाठी को जोर जोर से पीट कर चलते थे, जिससे कि अन्य व्यक्ति उनसे दूर हो जाए। तो हम देखें तो शूद्रों की स्थिति में लगातार गिरावट आती गई, उनकी स्थिति शोचनीय हो गई। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया है, धर्मशास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि शूद्रों को वेदों के अध्ययन से दूर रखा जाए, और यदि किसी व्यक्ति के कान में इस तरह का वेदों का कोई श्लोक या मंत्र चला जाए तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाला जाए। तो इस तरह से हम देखें तो वर्णों में शूद्र वर्ण की स्थिति बड़ी शोचनीय बनी हुई थी। अंत में यदि हम देखें वर्ण व्यवस्था के महत्व की बात यदि हम करें तो वर्ण व्यवस्था से सामाजिक स्त्रीकरण को तो समझने में सहायता मिलती ही है, साथ ही समाज का वैज्ञानिक आधार पर विभाजन किया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों में समाज का वर्गीकरण करके श्रम विभाजन के आधार पर शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया। प्रत्येक वर्ण का कर्तव्य पालन निश्चित किया गया। समाज व्यवस्था चूँकि लचीली थी, इसमें जो व्यक्ति जिस वर्ण का कार्य करता था वो अनुभवी हो जाता था, अपने काम का विशेषज्ञ हो जाता था। इससे विशेषीकरण में भी सहायता मिली। समाज में जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, उस स्थिति में भी बचाव इस वर्ण व्यवस्था के माध्यम से संभव हो पाया। समानता की नीति पर आधारित होने की वजह से सामाजिक जीवन सुदृढ़ हुआ, और प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से जो व्यवस्था स्थापित हुई उसने आने वाले समय में लंबे समय तक भारतीय इतिहास को प्रभावित किया। इस तरह हम देखें वर्णों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत प्रचलित है, इन सिद्धांतों के माध्यम से 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 की सामाजिक स्थिति के आधार पर हम प्राचीन भारतीय समाज के सामाजिक जीवन को ढांचे को समझ सकते हैं।